क्लास 12th और एक बार फिर से ज़रा हम बात कर लें सेल के बारे में, बिकॉज सेल एक ऐसा टॉपिक है आपका जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे, इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम उसको कभी कभार इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और यही इग्नोरेंस जो है हमारी, वो हमारी गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, तो अभी हम सेल्स के बारे में पढ़ लें, यानी कि सेल, जिससे सेल बहुत सारे अगर सेल्स मिलते हैं देन आफ्टर हमारे एक बैटरी की फॉर्मेशन होती है। वही आपने सही पहचाना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है और वहाँ पर आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर देखने सुनने को, बहुत तरह तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ग्राफिकली पूछे जाते हैं और वहाँ पर आपसे थ्योरेटिकली पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हर पार्ट को वन बाय वन समझना है और देखना है कि ये क्या कह रहे हैं, व्हाट दे आर सेइंग, और इस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं सीधा बात करता हूँ सेल्स की। मैं केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज केमिस्ट्री में भी आप लोगों को ये पढ़ना है, तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सेल को लेकर चल रहा हूँ कि हमारे पास एक सेल है, इसकी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होगी जिससे कि हमारे के इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें इसको यूज़ हम करेंगे। ठीक है, आइए अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो ये हैं आपके सेल्स, ये इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आपकी ईएमएफ होगी, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ एंड दिस इज आर। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में एक छोटा सा फर्क है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है जब हमारे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, यानी कि ओपन सर्किट कंडीशन में हमारा जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब नो लोड कंडीशन हो, यानी कि जब आपके पास लोड नहीं लगा हुआ हो, तो उस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करेगा, और उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है नो लोड के कंडीशन में, यानी कि लोड नहीं है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, आई की वैल्यू 0 है, उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है उसको हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बारे में भी मैं मैथमेटिकली आपको ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक है, सो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारा सेल है, दिस आर इज कॉल्ड, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारी बात आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये हमारा एक हमने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज आवर वन सेल। आप बोलेंगे कि आपकी वन सेल आ गई। ठीक है, इसको कभी कभार हम ऐसे भी दिखाते हैं, इसको ऐसे भी हम लिखते हैं, ऐसे हमने लिख दिया दिस इज ई, यानी कि ये स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया कि दिस इज आर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि दिस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस। ठीक है ना, दिस आर, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट की पूरी प्रॉपर्टी जो है उस पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिलता है आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है अगला कि अगर आपने एक बैटरी लिया, मतलब एक सेल लेकर, और आपने एक लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, है ना। तो इसको अपने इंटरनल रेजिस्टेंस कह दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने लिया इस सेल को, ठीक है, और यहाँ पर एक एक चीज़, एक एक बातें मैं बताता जाऊँगा और आपको वहाँ से एक एक क्वेश्चन मैं दिखाता जाऊँगा कि ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हमने लिया, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका क्या मिल गया, आपको ईएमएफ मिल गया, है ना। यहाँ से ये आपका ईएमएफ, यानी कि हम सेल की बात करें तो इसको सेल कहते हैं, दिस इज सेल। और ये जो आर है, दिस आर, इसको हम कहते हैं दिस आर, दिस इज कॉल्ड लोड, ये आप लोड कह सकते हैं, है ना। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और हम इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक बात और याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, इस आर को आप इस सेल से अलग नहीं कर सकते, ये आपकी मजबूरी है कि आप इस आर को इस ईएमएफ से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इस आर को आप जब चाहो तब आप इस सर्किट से बाहर कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि आपका एक्सटर्नल है, कभी भी उठाकर फेंक दो, लेकिन इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसको आपको, ये
ईएमएफ है तो ईएमएफ के साथ ये आएगा ही आएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर आपको ये बैटरी लीजिए जो बाजार में आप रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं, वॉकमैन में यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं, उस बैटरी को अगर लीजिए आप और उसको मल्टीमीटर से उसके पोटेंशियल को मेज़र कीजिए, मल्टीमीटर से पोटेंशियल को अगर आप मेज़र करोगे तो पता है आपको क्या मिलेगा। 1.5 वोल्ट उस पर लिखा रहता है, लेकिन 1.5 वोल्ट मिलता नहीं है, वो 1.48 मिलता है, 1.49 मिलता है, 1.47 मिलता है, 1.49 मिल सकता है, लेकिन 1.5 कभी नहीं मिलता। तो बाकी का कहाँ गया? तो बाकी का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस में गया, वो इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाती है। तो जैसे ही करंट फ्लो करता है इसमें, तो यहाँ पर ड्रॉप स्टार्ट हो जाती है। इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कुछ भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको मैंने केवीएल बताया हुआ है, केवीएल केसीएल को यूज़ करोगे आप कहीं से कहीं तक जा सकते हो, कहीं से कहीं जाके पहुँच के कुछ भी कर सकते हो। बेसिक, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो, बेसिक को पकड़ो। अगर आपके पास बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रट रहे हैं, बैठ के रट रहे हैं ना। सिंपल सा केवीएल यूज़ करेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये आपका बैटरी हो गया, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी और ये आपका। तो अब हम अगर इसको हम ऐसे एक लाइन खींच दें तो ये वाला पोर्शन हमारा सोर्स कहा जाता है, दिस इज सोर्स। ठीक है ना, और ये हमारा कहा जाता है लोड, दिस इज लोड, है ना। और हम इसको कंज्यूमर भी कह सकते हैं कि ये हमारा सोर्स है और ये हमारा कंज्यूम है, क्योंकि इसका काम ही है करंट को कंज्यूम करना है, जो आपकी पोटेंशियल है उसको कंज्यूम करना है। ठीक है ना, तो ये कंज्यूमर है, ये आपको वोल्टेज ड्रॉप देगा। ठीक है, और ये आपका सप्लायर है। तो इस तरीके से भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। फाइन, अब मैं आपको यहाँ से एकदम अलग लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ गई। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करेंगे। केवीएल में आपको बताया गया था कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी करंट निकलती है और ये निगेटिव टर्मिनल होगा, एंड दिस इज आई। तो ये करंट आपका ऐसे मूव करेगा, ये करंट ऐसे जाएगा, फिर करंट ऐसे जाएगा, ये करंट यहाँ वापस आ जाएगा। ये आपको बताया जा चुका है और इसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानते भी हैं। ठीक है, अब मैं इसको पूरा रब कर रहा हूँ और इत्मीनान से वन बाय वन आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, आइए ये हम पहले बात कर लें इसके इंटरनल सेल की। प्लस माइनस, ये आपने कहा दिस इज ईएमएफ, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई आर। यहाँ आपने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया आर, और यहाँ पर आप एक वोल्टेज लोगे। अब आप कहोगे कि व्हाट इज वी, तो वी को कहोगे आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ से करंट आपका ऐसे निकला, दिस आई, ये करंट यहाँ गया, ये करंट यहाँ आया, तो ये पॉजिटिव और निगेटिव, यही करंट आपका यहाँ जाएगा, दिस इज पॉजिटिव और निगेटिव, और ये एंटर आ जाएगा। ये मैंने आपको केवीएल में बताया था। अब देखो कैसे हम यहाँ पर केवीएल लिखेंगे और इससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पर आप क्या लिखोगे। आप यहाँ पर अगर हम केवीएल लिखना चाहें तो हम लिखें बाय केवीएल। ठीक है ना, तो केवीएल बाय केवीएल इस सर्किट में अगर यूज कर, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से हमने चला। अच्छा, ये क्यों लिया हमने, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही हमारी करंट निकलती है। यही हमारा अजम्पशन है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल से हमारा करंट निकलेगा। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। तो पहला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव लिखेंगे। उसके बाद आपका रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी, आई इंटू आर वोल्ट होगी। ठीक है ना, आई इंटू आर वोल्ट होगी। यहाँ पर आपके वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, तो आई इंटू आर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर, और ये हम यहाँ तक आ गए, ये पहला साइन मिला। यहाँ क्या लिखा, आई इंटू आर इक्वल टू 0। आप अगर ऐसे लिखना चाहें, अगर आप, ये हमने क्या किया, हमने क्लॉकवाइज लिखा, हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट ली। ठीक है ना, क्लॉकवाइज। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम ऐसे चलना चाहेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो आप ऐसे आएंगे। आइए ऐसे, ऐसे ही चलिए, सेम इक्वेशन आएगा। क्या लिखेंगे, प्लस आई आर,
यहाँ से आगे बढ़ेंगे, दिस इज प्लस आई आर, उसके बाद बैटरी पर जाएंगे, बैटरी की पहली टर्मिनल माइनस सी मिलेगी, दिस इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन, सबके साइन उसको उधर लेके चले जाइएगा, सेम इक्वेशन है। सो व्हाट इज आई? आई इज इक्वल टू ई बाय आर। इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई प्लस आर। ये आपका एम्पियर, दिस इज योर करंट, करंट सप्लाइड बाय सोर्स, ईएमएफ, है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, राइट, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी टू द लोड। आइए, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे V, सो V इज इक्वल टू कितनी होगी? V इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आई इंटू आर। तो V की वैल्यू कितनी होगी? R, और I की वैल्यू कितनी है? E डिवाइडेड बाई R प्लस R वोल्ट, ठीक है। अब आप मुझसे ये कहेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। मैं आपसे बोलूँगा कि ठीक है, तुम्हारे पास इतनी चीज़ें आ गई ना, चलो रखो इतनी सारी चीज़ें, अब मुझे बताओ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड लोड रेजिस्टेंस। इसमें इस लोड रेजिस्टेंस और ईएमएफ में क्या आपको रिलेशन है? अब मैंने आपसे पूछ दिया कि लोड रेजिस्टेंस और ईएमएफ में मुझे रिलेशन बताओ, क्या रिलेशन है? ठीक है, ईएमएफ और लोड रेजिस्टेंस में पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, यहाँ तक आपने देख लिया। हम दोनों इक्वेशन को लिख दे रहे हैं, एंड दिस इज आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। बहुत ध्यान से देखिए इसको, एंड दिस इज V इज इक्वल टू आई आर, एंड दिस इज इक्वल टू आर ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वोल्ट, ठीक है। दोनों तरफ आपने वोल्टेज भी निकाल लिया, सब आपने कैलकुलेट कर लिया। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये आपको चला गया, ऐसे रब कर दिया, ऐसे। आइए, ठीक है। अब देखिए, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन R and EMF, V and I, and V, या इसको वर्सेस कर दें, वर्सेस R वर्सेस E, V वर्सेस I, एंड V वर्सेस R, ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये इतने सारे आपसे ये क्वेश्चन आ गए, आपको बाकायदा पूछा जाएगा 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, आंसर करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे हम, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आइए देखिए, पहला ग्राफ चलते हैं। पहले हम चलते हैं R वर्सेस E पर और E वर्सेस R पर, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो इस लोड रेजिस्टेंस पे ये डिपेंड नहीं करता, इस ईएमएफ, ये ईएमएफ जो है वो आपके लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो ईएमएफ आपकी कांस्टेंट आएगी। अब बात आती है कि हम कैसे करेंगे, कैसे हम ये समझ लें कि हमारा आर और ई जो है वो हमारा इस पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, आर और ई, ऑलराइट। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको दिखाएंगे ग्राफ से? तो दिस इज योर आर एंड दिस इज योर ई, ठीक है। आ गया ये। अब देखिए, R वर्सेस E की बात करी गई है आपसे, ठीक है। अब देखिए, ये R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर हम R को चेंज करते हैं तो E पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आपके E पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। R की वैल्यू को चेंज करने से किस पे फर्क पड़ता है? तो R की वैल्यू को E चेंज करने से I पर फर्क पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ेगा, इस पर करंट पर फर्क पड़ेगा, करंट पर फर्क पड़ेगा, E पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि अगर नो लोड के कंडीशन में, एट नो लोड, नो लोड का मतलब कि R नहीं है, तो करंट की वैल्यू हमारी 0 हो गई, और जब करंट की वैल्यू हमारी 0 हो गई तो E की वैल्यू कितनी होगी हमारी? देखिए, तो अगर हमने इसको ओपन कर दिया, करंट की वैल्यू आपने 0 कर दिया, तो E की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? V के बराबर आ जाती है। देखिए, इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन मैंने आपको लिखा था KVL वाला, देखिए यहाँ पर इस KVL को, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R प्लस R लिख सकते हैं। सो E इज इक्वल टू आई आर एंड प्लस आई आर लिख सकते हैं,
E इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, आई आर के बराबर है, तो आप V लिख दीजिए एंड दिस इज प्लस आई आर। अब यहाँ देख लीजिए कि कोई R का फैक्टर आ रहा है क्या, यहाँ पर देखिए तो R का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, यानी कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R। तो आप क्या बोलेंगे, एक हमारा एक कांस्टेंट रहेगा, R की वैल्यू चाहे 0 हो चाहे कुछ भी हो, ये हमारा E कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, फाइन, पहला। आइए सेकंड की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्राफ आपका कहता है कि V वर्सेस I की बात कीजिए आप, है ना, कि हमारा करंट और वोल्टेज और करंट पर क्या कैसे हमारा बिहेव करेगा। आइए हम इनकी बात करते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं। और इक्वेशन अगर हम देखें तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई आर। इसी इक्वेशन से लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, यस, क्यों नहीं लिख सकते। ठीक है, ये आप देखिए आपने लिख दिया, फाइन। इसको आप अलग अलग कर लीजिए, आप जब अलग कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ई बाई आर एंड माइनस 1 बाई आर इंटू वी। आपको v वर्सेस i चाहिए, यानी कि आपको एक y एक्सिस पर लेना पड़ेगा और एक x एक्सिस पर लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गया है, ये इक्वेशन हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू बताएगा, एम एक्स प्लस सी पर जा रहा है। और वो कैसे, एम एक्स यानी कि v चाहिए आपको, तो ये कितना लिखेंगे आप, माइनस 1 बाई आर इंटू वी एंड प्लस आई बाई आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो इक्वेशन है, अब आप ग्राफ अगर लेंगे, दिस इज योर ग्राफ एंड दिस वाई एक्सिस पर क्या लेंगे, आई ले रहे हैं आप, एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे आप, वी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और जिसकी स्लोप जो है वो निगेटिव है, तो आपने उसकी स्लोप क्या कर दिया, निगेटिव कर दिया, एंड दिस इज माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू स्लोप। ठीक, ये आती है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आपने कैसे ड्रॉ कर दिया, कैसे आप कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू होगी, हम तो नहीं मानते कि इतनी वैल्यू होगी, हमारे को तो मैथमेटिक्स नहीं आती। एक बायो का स्टूडेंट कह सकता है कि सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं, भूल गया मैं। ठीक है, लेकिन क्लास 9th में भी उसने पढ़ा होगा, और क्लास 9th में जब वो पढ़ा होगा तो उसको बताया होगा कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है जिस वाई एक्सिस पे आप आई को इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, कहा जाता है कि एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर हमारे को वैल्यू मिलेगा v और i की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा और करंट की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। जब हम यहाँ पर जाएंगे, इस पॉइंट पर जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पर y एक्सिस आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो y एक्सिस यहाँ पर, सॉरी x एक्सिस यहाँ पर 0 होगी, तो इस पॉइंट पर आप क्या बोलोगे कि इस पॉइंट पर हमारा 0 इंटू आई मिलेगा, यहाँ पर 0 और i मिलेगा। ठीक है, आइए तो मैं ज़रा सा इसको रब कर दे रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको इसको और अच्छे से समझा सकूं। आइए यहाँ पे अगर हम बात करें, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट आते हैं और ये आपका ग्राफ है, बहुत अच्छे से लिख लीजिए इसको, दिस इज वी आई एंड 0। ये आपने क्या कहा कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको 0 आई, यानी कि यहाँ पर v इक्वल टू 0 मिलेगा और i की कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पर v इक्वल टू 0 मिलेगा और इस पॉइंट पर आपको i इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ पर v की कुछ वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपको मैथमेटिक्स कहता है। आइए अब अपने इक्वेशन पर आइए, आपका इक्वेशन कहता है, देखिए यहाँ पर इसको हम बोलते हैं a एंड दिस इज कॉल्ड b। तो b की कोऑर्डिनेट क्या होगी, b इज इक्वल टू v0 और a की कोऑर्डिनेट क्या होगी, a इज 0 इंटू आई, ये होगा। ठीक है, आइए ज़रा हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं i इज इक्वल टू ई माइनस वी बाई आर, दिस इम्प्लाइज दैट अगर हम a पॉइंट पर निकालें एट a हमारा v इक्वल टू 0 है, तो i की वैल्यू कितनी होगी, e बाई आर, एंड दिस इज कॉल्ड I मैक्सिमम। ये मैक्सिमम करंट आपका फ्लो कर गया, यानी कि यहाँ पर जो मिलेगा
वो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट इज इक्वल टू E बाई आर। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 0 एंड E बाई आर। हम इसकी बात करें, ठीक है, अब हम इसकी बात करें तो ये पॉइंट मिल गया आपको। अगर हम एट बी की बात करें तो एट बी पॉइंट पर क्या है, I इक्वल टू 0 है, और अगर हम I इक्वल टू 0 ले लें इसका मतलब क्या होगा कि 0 इज इक्वल टू E माइनस वी बाई आर, I की वैल्यू 0, सो E इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे को कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो E और 0 मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया दोनों कोऑर्डिनेट आपको दो पॉइंट्स मिल गए, आपने इसको मिला दिया, आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, ये आपका स्लोप आ गया। ठीक है ना, ये आपका स्लोप आ गया। सो दिस इज इक्वल टू C, और ये आपका स्लोप आ गया M इज इक्वल टू -1 बाई आर, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पर जरा बताना चाहूँगा कि ये V इक्वल टू 0 और I इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, V इक्वल टू 0 और I 0 का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल क्या मतलब है, ये ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ये हमने पूरा आपको कैलकुलेट करके दे दिया V और I के बारे में, राइट। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको रब करता हूँ। इस सर्किट की अगर हम बात करें, इस सर्किट की, यहाँ पर ये E है, दिस इज R, और ये हम बोलते हैं ये पॉइंट। तो I इक्वल टू 0 का मतलब हुआ ये कि यहाँ से R गायब हो गया, यहाँ से R गायब हो गया, यहाँ पर सिर्फ V है। ठीक है, ये V, और हमें V की वैल्यू नहीं मालूम है। ठीक है, तो I इक्वल टू 0 एम्पियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज ड्रॉप होगी, 0 इंटू V। तो V की वैल्यू कितनी आती है, V इज इक्वल टू E। तो ये कौन सा कंडीशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, याद रखिएगा। ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब कि करंट हमारी जो हो गई वो 0 एम्पियर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर E जो होगा हमारे V के बराबर होगा, EMF जो होगा हमारे वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ऐसे लिख सकते हैं, EMF ऑफ सेल विल बी इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, E इक्वल टू V। अब सेकंड वाली बात करते हैं। ठीक है, I इक्वल टू 0 का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब हम करते हैं V इक्वल टू 0 की बात, प्लस माइनस ये, और ये आ गया आपका, दिस इज R, और ये, ठीक है, ये आपका करंट I फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज E एंड दिस इज R। ठीक है, और ये आपका करंट ऐसे गया, प्लस माइनस यहाँ पर ये V आ गया। आपने कहा कि V इक्वल टू 0 है, तो V इक्वल टू 0 कैसे आ सकता है, अगर कोई आपको प्रैक्टिकल सर्किट दी जाए तो V इक्वल टू 0 का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में जो, इन शॉर्ट सर्किट याद रखिएगा, इन शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लोज, मैक्सिमम करंट फ्लोज, इसीलिए शॉर्ट सर्किट में आग लगती है, ओपन सर्किट में आग नहीं लगती। तो मैक्सिमम करंट फ्लोज यहाँ पे, यानी कि मैक्सिमम करंट आ गया आपका। तो शॉर्ट सर्किट कैसे आप लेकर आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक वायर लेंगे जिसकी रेजिस्टेंस 0 ओम होगी, इस 0 ओम रेजिस्टेंस के वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे इन दोनों टर्मिनल को। तो जैसे ही कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, V की वैल्यू 0 हो गई। अब आप क्या लिखेंगे, अब यही सर्किट जो होगी आपकी वो ऐसा बन जाएगा। अब ये आपका, ये आपने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर, ये आपका शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये आपकी बैटरी आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू R, ये आपका R आ गया, प्लस माइनस E एंड दिस I, और यही I जो है आपका, दिस I इज नथिंग बट मैक्सिमम करंट आपका फ्लो करेगा, जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब आप इक्वेशन लिखिएगा तब आपको क्या मिलेगा, सो I, यही लिख देता हूं मैं, I max इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई R।
एम्पियर। ठीक है, इसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। फाइन, तो आपको मैंने पूरा सर्किट से भी समझा दिया, आपको मैंने ग्राफ से भी बता दिया कि क्या होता है ओपन सर्किट और क्या होता है शॉर्ट सर्किट। मैथमेटिक्स से भी आप समझ गए, आपको मैंने मैथमेटिकली बता दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट से बता दिया, हर तरीके से बता दिया। आपको इस चीज़ को समझ के याद करके रखना है और अच्छे से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा पोर्शन स्टार्ट होता है और तीसरा क्या कहता है हम उसके बारे में बात करें। थर्ड आपका पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड R। ठीक है, आइए उठाइए यहां से, दिस इज R एंड दिस इज V। चलिए जरा देखें क्या होता है। सो V और R को ढूंढिए, वेयर इज V और R, यहां पर है। देखिए यहां पर V इज इक्वल टू R E डिवाइडेड बाई R प्लस R। ठीक है, R से डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, E डिवाइडेड बाई R प्लस R एंड डिवाइडेड बाई R, तो क्या होगा E डिवाइडेड बाई 1 प्लस R बाई R। ये आपका वोल्ट आ गया। आपके पास वेरिएबल कौन है, आपके पास वेरिएबल ये है और आपके पास वेरिएबल ये है। ठीक है, y एक्सिस पे आपको ये मिलेगा और x एक्सिस पर आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ये ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, एक्स एक्सिस को हम चेंज करते हैं और 0 से हम इसकी वैल्यू को स्टार्ट करते हैं। फाइन, आइए अगर हम r की वैल्यू 0 ले लें तो हमारे को e की वैल्यू, v की वैल्यू क्या मिलेगी। सो v विल बी इक्वल टू, देखिए e डिवाइडेड बाई 1 प्लस r बाई 0, सो e डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 0, यानी कि v की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो आपको पहला पॉइंट यहां मिल गया, एक पॉइंट आपको मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया, फर्स्ट पॉइंट r इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट लेते हैं हम। सेकेंड पॉइंट में हम कहते हैं कि अगर हम r को r के बराबर ले लें तब क्या होगा, है ना, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कर दें। अब देखिए यहां पर तो v की वैल्यू कितनी होगी भाई, so v is equal to r e and divided by r plus r, so this is r e divided by 2r, क्योंकि r और r दोनों बराबर हैं तो r और r कैंसिल कर गए, ये कितना बच गया e बाई 2, है ना। तो अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, तो आप r इक्वल टू r लेंगे, तो अगर हम यहाँ पर r की बराबर कर दें, है ना, इस पॉइंट पर r इज इक्वल टू r कर दें तो आपको वोल्टेज कितना मिलेगा, तो आपको वोल्टेज कह रहे हो कि दिस इज E बाई 2, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, कि अगर हम R इक्वल टू R ले लें तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, V E बाई 2 के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू V। फाइन, 2 पॉइंट मिल गए आपको। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरे पॉइंट पे हम क्या करते हैं, हम R को इन्फिनिटी कर दें। इफ R इक्वल टू इन्फिनिटी, वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होगा, तो R की इक्वल टू इन्फिनिटी करेंगे तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये इक्वेशन लिखिए, क्या लिखेंगे आप, 1 प्लस, ठीक है, R डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, सो दिस इज E बाय, है ना, 1 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू E, यानी कि V कितने के बराबर आ जाएगा, तो E के बराबर आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या मिला कि जब आपने R की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो आपका E जो है वो E की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये बहुत हाई वैल्यू अगर आप लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि आप हमारा इन्फिनिटी पर लिया आपने। ठीक है, इसको मिला दीजिए। ठीक है, जब बहुत हाई पर जाएगा तो आपको कितनी वैल्यू मिल जाएगी, जब जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे E क्या होगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। पहली वाला भी क्या कैलकुलेट किया था आपने, यही कैलकुलेट किया था E और R के बारे में। ठीक है, जब हम इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमारे को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इन्फिनिटी के बराबर मिल जाएगी। R इक्वल टू इन्फिनिटी, तो E आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फाइन, सो दिस इज द रिलेशन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, कैसे भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं। कितने टाइम हो गए,
29। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। आइए मैं आपको भी छोटा सा बता दूं, उसके बाद आगे ले चलूंगा। एक होती है सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, और एक होती है सीरीज अपोजिशन, ये भी होती है। ये सीरीज में आते हैं, ठीक है ना, ये 1 2 ये सीरीज में आते हैं। और एक आपका होता है पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज अपोजिशन और सीरीज कनेक्शन की बात हम आपको दिखा देते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या करते हैं हम, इसकी पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे की पॉजिटिव, यानी कि इसकी निगेटिव को पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा आर आ गया और ये हमारा आर आ गया, यहाँ पे हमारा आर है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन, ये हमारा सीरीज कनेक्शन कहेंगे, यानी कि पॉजिटिव को निगेटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से। सीरीज अपोजिशन कब कहेंगे, जब हम सेम पोलैरिटी को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, यहाँ पे इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है आर, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है आर, और इसकी ईएमएफ ई ले लिया हमने, ई ले लिया हमने, ई ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सीरीज अपोजिशन क्या हुआ, हमने पॉजिटिव निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया। इसका ए पार्ट ये है और बी पार्ट इसको भी बोलेंगे, इसको भी हम सीरीज अपोजिशन ही बोलते हैं। अगर हमने ऐसे लिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया तो माइनस प्लस और प्लस माइनस, ये भी यहाँ पर हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दी आर, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर आर हो गई। दिस इज एप्सिलॉन और दिस इज ई एंड दिस इज ई। तो यहाँ पे यानी कि सेम पोलैरिटी को अगर हम कनेक्ट कर देंगे सीरीज में तो हमारा सीरीज अपोजिशन होगा, और अगर हमारा ये सीरीज में अपोजिट पोलैरिटी को कनेक्ट करते जाएंगे तो हमारा सीरीज एडिशन भी कहते हैं और सीरीज कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल इज समवॉट वेरी सिंपल। पैरेलल को हम क्या कहेंगे, यहाँ एक बैटरी लिया, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर दी, दिस इज E1 एंड R1। दूसरी बैटरी ली हमने, इस ये E2 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने R2 कनेक्ट कर दिया, और इसके दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक और मन करता है आपका, उसको भी कनेक्ट कर दो, ऐसे लिख दो, दिस इज आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी सबके पॉजिटिव को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया और सबके निगेटिव को आपने एक साथ कनेक्ट कर दिया कॉमन पॉइंट पर। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा। कैसे, यहाँ से I1 निकला, यहाँ से I2 निकला और यहाँ से I3 निकला। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I निकलेगा। और यहाँ वापस क्या आएगा, यहाँ पर यही वापस I ही आएगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3, अदरवाइज आपका KCL फेल हो जाएगा। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब हम आते हैं पैरेलल और सीरीज की आपकी प्रॉब्लम पर, ठीक है, और वो हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। फाइन।